सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। मैं आशा करके चलता हूँ कि ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं, ये जो रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। एंड ऑल्सो आपको ये सारे नोट्स वगैरह जो भी हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं एंड जो भी हम लोग टेस्ट के क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो सब भी आपको बहुत मदद कर रहा होगा आपके प्रैक्टिस में। तो अगर आप वो वाले बच्चे हो जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ज़रूर लाइक कर दे, ज़रूर शेयर कर दे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी स्टडी ग्रुप्स वगैरह है सब में शेयर कर दे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट मिल पाए। एंड आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो ज़रूर ज्वाइन करें, वहीं पे मिलता है ये सारा चीज़, ठीक है, जैसे कि नोट्स वगैरह। अच्छा, आज जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर होने वाला है इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड प्यारा सा चैप्टर है इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या बताओ? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट में अपने को क्या देखने को मिलता है और ये ज़रूरी क्या है, क्यों है, वो भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट वाज द नीड फॉर दिस एक्ट एंड क्या देखेंगे हम लोग ऑब्वियसली इस एक्ट में। तो सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ इस एक्ट में क्या मिलता है एंड क्या ज़रूरी है, वो ये है कि कोई भी केस में जो भी कोर्ट के सामने चल रहा होगा उसमें जो हम लोग एविडेंस सबमिट करते हैं वो कौन से प्रकार के एविडेंसेस हैं, कौन से प्रकार के एविडेंसेस एक्सेप्टेबल है, कौन से प्रकार के एविडेंसेस नॉट एक्सेप्टेबल है। एंड एविडेंसेस की भी टाइप्स होते हैं, ऑरली जाए या फिर आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी जाए, तो इस प्रकार से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अंडरस्टूड? नॉर्मली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये चैप्टर में नॉर्मल हमारे जो क्लास है, नॉर्मल क्लास चलते हैं, इस चैप्टर को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से अगर आपने सिर्फ इलास्ट्रेशंस पढ़ के चले गए तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इलास्ट्रेशंस अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, इलास्ट्रेशंस जितने भी इलास्ट्रेशन भर के इलास्ट्रेशंस है इस चैप्टर में, वो अगर आपने कर लिया तो एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मली केसेस वगैरह आते हैं, वो आप अच्छे से कर पाओगे। अंडरस्टूड? इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा, एक बार हम लोग मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल्ड नोट्स ड्राफ्ट करके रखा है। अगर ये वाला नोट्स तुम पढ़ रहे हो तो आपको चैप्टर नोट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, यहाँ पे जो नोट्स है वो नोट्स को रेफर करो, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड? अच्छा, और अगर आपके पास ऑलरेडी हैंडमेड नोट्स वगैरह जो कुछ भी आप मटेरियल बहुत पहले से ड्राफ्ट करते हुए रख रहे हो, तो वो सारे नोट्स भी तुम पढ़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप एग्जामिनेशन के कुछ टाइम पहले नया नोट्स ना पढ़े, जो नोट्स आपके पास है वो पढ़े। और जो स्टूडेंट है जिनके पास नोट्स ही नहीं है वो ज़रूर ये नोट्स रेफ़र करे। इट्स मोर देन फॉर योर एग्जामिनेशन टू क्रैक द एग्जामिनेशन। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है ये सेक्शन, ये हमारा एक्ट, ये सबसे पहले समझ लो। पहला है सेक्शन 1 से लेकर 55, दूसरा है सेक्शन 56 से लेकर 100, फिर आता है आपका 101 से लेकर 167। इन 3 पोर्शन में आपके ये पूरे चैप्टर जो है वो ड्राफ्टेड है। वैसे तो एविडेंस एक्ट में बहुत कुछ है करने लायक, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में बहुत कम जो है रेफरेंस के लिए मटेरियल दे रखे हैं उन लोगों ने। अच्छा, सेक्शन 1 से लेकर 55 जो है ना वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। क्या बताओ? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इसका मतलब होता है कि कौन सा वो फैक्ट है जो कि रेलेवेंट है एज एविडेंस इन द कोर्ट। समझ में आ रहा है? देखो, दिस पार्ट एक्सप्लेन्स व्हाट काउंट्स एज अ रेलेवेंट एविडेंस इन कोर्ट, गाइडिंग विच फैक्ट कैन बी एडमिटेड। कौन सा फैक्ट जो है वो एडमिट हो सकता है, कौन सा फैक्ट जो है वो रेलेवेंट है एज एविडेंस, ये गाइड करते हैं अपने सेक्शन 1 से लेकर 55 तक। ठीक है, इसके की कंसेप्ट जो है वो है फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा खासा डिफरेंशिएशन मैं बना के रख दिया हूँ, फैक्ट एंड इशू ऑफ फैक्ट। इसके ऊपर देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये फैक्ट इन इशू एंड इशू ऑफ फैक्ट, इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा डेफिनेशन मैंने बना के रखा है यहाँ पे चार्ट। ये डिफरेंशिएशन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। सबसे पहले देखेंगे फैक्ट एंड इशू, फिर रिलेवेंट फैक्ट्स क्या है, एडमिशंस एंड कन्फेशंस क्या होते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, फैक्ट एंड इशू मतलब फैक्ट जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है केस से। रिलेवेंट फैक्ट्स मतलब फैक्ट जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है केस से लेकिन जो रेलेवेंट है फॉर द केस। ठीक है, इनडायरेक्टली रिलेटेड को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट्स, इनडायरेक्टली रिलेटेड है लेकिन रेलेवेंट है। गॉट इट? एडमिशन, इसके बारे में डिटेल देखेंगे हम लोग, टेंशन ना लो।
एडमिशन एंड कन्फेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे, एडमिशन ऑफ एविडेंसेस, लोगों का कन्फेशन वगैरह वगैरह, गॉट इट। फिर डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा उन लोगों ने बता के रखे कि डाइंग डिक्लेरेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो। एग्जामिनेशन में एक बार आया था ये वाला डाइंग डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अ स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन बिफोर डेथ, जो कि एडमिसिबल है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस है, इसलिए ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि कौन सा वो डिक्लेरेशन एडमिसिबल है हमारे कोर्ट में, वो भी आपको डिटरमाइन करना होगा विथ सर्टेन प्रोविजंस एंड रूल्स, ठीक है। कि हाँ, जो कोई भी बंदा मर रहा है उस समय पे वो जो बोलता है, शायद वो अनाप शनाप बोल सकता है बनने के टाइम में, उसको खुद पता नहीं, और शायद कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे वो सच्ची में रेलेवेंटली कुछ बोले, कुछ बताने की कोशिश करे। अब मरना जो है नेचुरल डेथ है नहीं यहाँ पे, मरना मतलब पकड़ लो कभी कभार नेचुरल कोई भी इंसान मर रहा है तो नेचुरल डेथ लग सकता है, लेकिन वो शायद मर्डर हो। तो मरने के टाइम में भी कन्फेशंस जो है ना वो हम लोग रजिस्टर करते हैं, वो हम लोग एज एन एविडेंस रखते हैं। अब वो किस हद तक कोर्ट में जा सकता है वो तो बेटा कुछ प्रोसीजर्स है, उसको फॉलो करने के बाद हम लोग डिटरमाइन करते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ना वो है ऑन प्रूफ। प्रूफ से रिलेटेड है सेक्शन 56 लेकर 100 तक। क्या बताया जाता है यहाँ पे, देखो, दिस पार्ट एक्सप्लेन्स हाउ रेलेवेंट फैक्ट्स शुड बी प्रूव्ड इन कोर्ट। इसके की पॉइंट्स है ऑरल एंड डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस पेश करके, ठीक है ना। सेकंड वाले पोर्शन में बता रहे कि आपके पास जो ये रेलेवेंट फैक्ट्स हैं ये किस हिसाब से प्रूफ बनेंगे, प्रूफ किस हिसाब से ये प्रूफ बनेंगे और उस प्रूफ को कैसे आप कोर्ट में पेश करोगे। तो वो रेलेवेंट फैक्ट्स ऑरली हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो सकता है, बर्डन ऑफ प्रूफ हो सकता है, प्रिजम्पशंस हो सकता है, स्टॉपल हो सकता है। स्टॉपल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आराम से, टेंशन मान ना लो। सबसे पहला ऑरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या है, विटनेस टेस्टिमोनीज एंड डॉक्यूमेंट्स यूज्ड एज प्रूफ। विटनेस के टेस्टिमोनीज जो है उसको भी हम लोग लेंगे एज प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव फैक्ट लाइज ऑन द पार्टी असर्टिंग इट। ऑफ कोर्स जो भी बंदा कह रहा है कि ये फैक्ट है उसके ऊपर ये ड्यूटी लगता है, उसके ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो प्रूफ करेगा जो ये कह रहा है कि वो फैक्ट है वो फैक्ट कैसे है, ये प्रूफ करना जो है वो आपका काम है। जैसे हम लोग ऊपर में फैक्ट डिलीवर करते हैं, फैक्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखते हैं, फैक्ट, ठीक है, ये कोर्ट के सामने हम लोग रखते हैं। अब कोर्ट पूछेगा आपको कि ये जो तुम फैक्ट बता रहे हो उसको प्रूफ करो, और प्रूफ करने का सेक्शंस ये सारा है, अंडरस्टूड। ऊपर वाले फैक्ट्स हैं जो रिलेवेंट हम लोग मानते हैं एज एन एविडेंस, और नीचे वाला है कि उसको प्रूफ करो। प्रूफ कैसे करना है वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। आपके पास ऑरल टेस्टिमनीज है, डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी बताया बर्डन ऑफ प्रूफ इसी के ऊपर है जो कहता है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास एविडेंसेस है, मेरे पास फैक्ट्स है। अच्छा, प्रिजम्पशंस, सर्टेन फैक्ट्स अज्यूम टू बी ट्रू अनलेस प्रूवन अदरवाइज। कुछ फैक्ट्स है ना जो हम लोग ऑटोमेटिकली उसको विदाउट प्रूफ ही हम लोग ट्रू मानते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप उसके कॉन्ट्रैरी में कुछ बता दो, कॉन्ट्रैरी में आप पेश कर दो, कॉन्ट्रैरी में आप बता दो कि हाँ ये सही नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। तो समझ में आ रहा, सर्टेन फैक्ट्स अज्यूम्ड टू बी ट्रू अनलेस प्रूवन अदरवाइज, ठीक है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो ये आप समझ लो। इसका एक एग्जाम्पल बता सकते हो सर? देखो मैं एकदम इमेजिनरी एग्जाम्पल बताता हूँ लेकिन रेलेवेंट है। जैसे कोई भी बंदा, ठीक है ना, क्राइम होता है रात को, तो अगर मैं बताऊँ कि ये जब सब लोग रात को सो रहे थे, ठीक है, और अनिल जिसके ऊपर केस चल रहा है वो भी रात को सो रहा था इतने टाइम में, ठीक है, और ये रात को सोना, सब लोग रात को सो रहे थे, ये हम लोग मान के चलते कि हाँ सब लोग रात को सो रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक मतलब इसमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, रात को सब लोग सोते ही है, अंडरस्टूड ना, जब वो घटना घट रहा था। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम अज्यूम करके चलते कि हाँ रात को सब लोग सोते ही है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई प्रूफ कर दे कि नहीं उसका जो पास वाला नेबर है वो सो नहीं रहा था, रात के 3 बजे वो सो नहीं रहा था, वो सुन रहा था सब कुछ घटना जो घट रहा था। तो वो प्रूफ करेगा कौन? दूसरा पार्टी जो क्लेम कर रहा है कि सामने वाला नेबर जो है सो नहीं रहा था। तो यही बात है, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग अज्यूम करते हैं कि हाँ ये ट्रू है, ठीक है, एंड अनटिल अनलेस यू प्रूफ कि नहीं वो ट्रू नहीं है, सिंपल चीज। स्टॉपल प्रिवेंट समवन फ्रॉम डिनाइंग व्हाट दे प्रीवियसली एडमिटेड वेदर बाय वर्ड्स और एक्शन। स्टॉपल का मतलब यही होता है कि आप किसी को देखो, प्रिवेंट करना, क्या प्रिवेंट किसी को फ्रॉम डिनाइंग, वो डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि पहले तो उसने माना था, पहले वो कुछ और कह रहा था, अब वो डिनाई नहीं कर सकता।
प्रिवेंट समवन फ्रॉम डिनाइंग व्हाट दे प्रीवियसली, जो उन लोगों ने एडमिट किया था, वेदर बाय वर्ड्स हो या फिर किसी एक्शन में हो। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस। एविडेंसेस के कैसे प्रोड्यूस करोगे, ठीक है ना, एंड उसको कितना इफेक्टिव रहेगा वो एविडेंसेस, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस एविडेंसेस, वो भी देखेंगे हम लोग सेक्शन 1 से लेकर 167 तक। क्या सर एक बात बताओ कि हमको ये सारे सेक्शंस पढ़ने हैं? नहीं, एकदम 1% वाले टॉपिक है यहाँ पे आपके। पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में जो भी टॉपिक्स है उनमें से सिर्फ 1% टॉपिक्स आपके सिलेबस में कवर्ड हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी से सब कुछ हो जाएगा, बिंदास। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो एक बार कि दिस पार्ट कवर्स हाउ प्रेजेंट एविडेंसेस एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट एविडेंसेस एंड इट्स इम्पैक्ट। की कंसेप्ट्स आर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, डायरेक्ट एग्जामिनेशन हो सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, री एग्जामिनेशन हो सकता है। ये एक ऐसा रूल है जहाँ पे माना जाता है कि एविडेंसेस जो बेस्ड है ऑन व्हाट अदर्स हैव सेड, जो दूसरे लोग कह रहे हैं, जो कोर्ट में अभी प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? हेयर से एविडेंस क्या होता है, हेयर से रूल क्या होता है? देखो, हेयर से एविडेंस जो होता है ना, वो एक टेस्टिमनी होता है बाय पीपल हु आर नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट टू टेस्टिफाई देमसेल्फ। वो बाहर के लोग कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग नॉर्मली एज एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, अंडर स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। Hearsay evidences based on what others have said is generally inadmissible unless under specific exceptions. ये हम लोग आगे देखेंगे आराम से। Character evidences, rule on which a person's character can be considered in illegal proceedings. In legal proceedings. It's not illegal, it is in legal proceedings. ठीक है? तो rules on where a person's character can be considered in legal proceedings. Understood? कि वो कैसे इंसान थे, उसका जीवन कैसा था, वो भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके बेसिस पे, अनटिल एंड अनलेस कॉन्ट्रैरी कोई बता दे, है ना, अनटिल एंड अनलेस उसको चैलेंज कर दे कोई कि नहीं वो तो संत आदमी नहीं था, वो बहुत ख़राब आदमी था। चलो ठीक है, ये समझ में आ चुका, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। ये 3 चीज़ बेसिक है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब जो हम लोग देखने वाले वो बवाल वाला चीज़ होने वाला है। देखो, सबसे पहले जो देखेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट और बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट मार्शल इंक्लूडेड। कोर्ट मार्शल क्या होता है सर, वो बताओ। देखो, मुझको पता है, तुमको पता नहीं होगा कोर्ट मार्शल क्या होता है, इसलिए मैंने मीनिंग भी लिख के रखा है। अ कोर्ट मार्शल इज अ मिलिट्री कोर्ट, ठीक है, सेट अप टू ट्राई मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। समझ में आ रहा है? फॉर ब्रीचिंग ऑफ मिलिट्री लॉ। तो कोर्ट मार्शल समझ में आ रहा है? कोर्ट मार्शल एक मिलिट्री कोर्ट होता है। कोर्ट मार्शल एक मिलिट्री कोर्ट होता है। क्या कोर्ट होता है बताओ फटाफट? एक मिलिट्री कोर्ट होता है, ठीक है, जो सेटअप किया जाता है किसके लिए? क्या जनरल पब्लिक के लिए? नहीं, जनरल पब्लिक के लिए नहीं, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के लिए सेटअप किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी ब्रीच के कारणवश, कैसा ब्रीच? मिलिट्री लॉ के ब्रीच के कारणवश उसका जो ट्रायल चलता है वो चलता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री कोर्ट्स में, जिसको कहा जाता है कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल के ऊपर भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हो जाता है, ठीक है। अब कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, कुछ सर्टेन नॉन एप्लीकेबिलिटीज देखेंगे। यहाँ पे फिर से आपको ये वर्ड दिखेगा, स्पेसिफिक कोर्ट मार्शल्स। कुछ कोर्ट मार्शल्स ऐसे हैं, कुछ कोर्ट मार्शल्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, जैसे कि कन्वीन्ड अंडर द आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और द एयर फोर्स एक्ट। इन एक्ट्स के तहत जो भी हमारे कोर्ट मार्शल्स है वहाँ पे जो है इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता। इनके कुछ अलग से प्रोविजंस लगेंगे, इनके अलग से प्रोविजंस लगेंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, आर्बिट्रेटर्स प्रोसीडिंग नॉट एप्लीकेबल। तो ये सारे एविडेंसेस नहीं है, ये एविडेंसेस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी एफिडेविट है अगर प्रेजेंट कर रहे हो आप कोर्ट में और ऑफिसर, तो वो एविडेंसेस नहीं है। आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स जो आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स मतलब जो आर्बिट्रल आपका जजमेंट होता है बिटवीन 3 पीपल या फिर 1 पर्सन, ठीक है ना, जो आर्बिट्रेटर होता है, जो हम लोग देखेंगे आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट में, उसकी वो भी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो नॉट एप्लीकेबल है।
नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। क्या देखेंगे बताओ? टाइप्स ऑफ एविडेंसेस कि कितने प्रकार के एविडेंसेस है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एविडेंस जो अपने को देखने को मिलता है वो है ऑरल एविडेंसेस, दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ऑरल एविडेंसेस का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट मेड बाय विटनेसेस ड्यूरिंग अ ट्रायल, वो हो जाता है ऑरल एविडेंसेस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, वो हो जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है जैसे कि सॉफ्ट कॉपीज। अच्छा, की पॉइंट्स डिफरेंस ये देखेंगे कि ये जो ऑरल एविडेंसेस है must be permitted or required by the court made by witnesses related to the fact under inquiry, officially called oral evidences. Understood? कि ये जो oral evidence आएगा ये किन से आएगा? orally ये किन से आएगा? ये उन witnesses से आना चाहिए जो डायरेक्टली इस कोर्ट इस हमारे जो ये टॉपिक है, हमारा जो ये इंक्वायरी है जो चल रहा है, उनसे रिलेटेड हो, related to the facts under inquiry. Officially, जिसको हम लोग कहते हैं oral evidences. Documentary includes all documents presented to the court for inspection, officially referred as documentary evidences. Easy peasy लिख सकते हो एग्जामिनेशन में। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेलिवेंसी देखेंगे। टाइप्स ऑफ रेलिवेंसी लॉजिकल रेलिवेंसी है, लीगल रेलिवेंसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेलिवेंसी हम लोग देखने वाले, रेलिवेंसी किस प्रकार के रेलिवेंसी, देखो रेलिवेंट फैक्ट्स, तो रेलेवेंसी देखने वाले हम लोग। डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले लॉजिकल रेलेवेंसी के। लॉजिकल रेलेवेंसी, अ फैक्ट इज लॉजिकली रेलेवेंट अगर इफ इट हैज़ अ कैजुअल रिलेशनशिप दैट मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर फैक्ट प्रोबेबल। पकड़ लो, आपके पास दो प्रकार के फैक्ट्स है, ये एक फैक्ट, ये दूसरा फैक्ट, ठीक है, ये एक फैक्ट, ये दूसरा फैक्ट। अब ये जो नंबर 1 वाला फैक्ट है और ये नंबर 2 वाला फैक्ट है, करेक्ट। नाउ दिस नंबर 1 जो फैक्ट है ना, ये कैसे रेलेवेंट है हमारे केस से, वो आप कैसे बताओ? ये लॉजिकली रेलेवेंट है, कैसे बनता है ये लॉजिकली रेलेवेंट कैसे बनता है? जब तुम्हारे पास दो फैक्ट्स है, एक फैक्ट जो है वो लॉजिकली रेलेवेंट कैसे बन जाता है? देखो, अ फैक्ट इज लॉजिकली रेलेवेंट इफ इट हैज़ अ कैजुअल रिलेशनशिप दैट मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर फैक्ट प्रोबेबल। इसका जो ये जो फैक्ट, ये जो नंबर 1 फैक्ट है, ये हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम लोग प्रपोज कर रहे हैं हमारे कहाँ पे बताओ ना, कोर्ट में, ठीक है, उसका कोई रिलेशनशिप हो उस केस के साथ, ठीक है, जो दूसरा फैक्ट है उसको प्रोबेबल बना देता है। प्रोबेबल मतलब प्रोबेबली वो नहीं है, ये वाला है, ठीक है। बेस्ड ऑन कॉमन सेंस और एक्सपीरियंसेस, नॉट ऑल लॉजिकल रेलेवेंट फैक्ट्स आर लीगली एडमिसिबल। इस बात का भी ध्यान रखना। देखो, लॉजिकल रेलिवेंसी में भी एक चीज़ तुमको ध्यान में रखना है कि तुमको लॉजिकली सोचना होगा। कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ पे तुमको फैक्चुअल जो मतलब जो फैक्ट्स है, जो एकदम एक्चुअल हार्डकोर एविडेंसेस है, वो तुम्हारे पास नहीं है। तब लॉजिकली कुछ केसेस में जो हमारे वकील होते हैं ना, वो बताते वो लॉजिकली रिलेट करने की कोशिश करते कि लॉजिकली सोचो आप, क्या वो फैक्ट हो सकता है या फिर ये फैक्ट हो सकता है। तो लॉजिकली सोचना, उसमें भी आप कुछ जो चीज़ें हैं वो एज अ फैक्ट जो है वो आप लेकर आ सकते हो। दूसरा है लीगल रेलेवेंसी। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें पूरा सीधा लीगल आपको दिखा देना है। अ फैक्ट इज लीगली रेलेवेंट इफ इट इज डीम्ड एडमिसिबल अंडर द रूल एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। सिंपल चीज़ है, कोई भी फैक्ट है वो लीगली रेलेवेंट कब रहेगा? लीगली रेलेवेंट कब रहेगा? जब लॉ कह रहा है कि हाँ ये लीगली रेलेवेंट है, तब। इट इज़ डीम्ड एडमिसिबल, लॉ कह रहा है कि हाँ इसको एडमिसिबल कर सकते हैं हम लोग। लॉ कह रहा है कि हाँ ये डीम्ड रिलेवेंट है अंडर द रूल्स स्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन लॉ। ये नैरोअर है देन लॉजिकल रेलेवेंसी। ओनली फैक्ट डिक्लेयर्ड रिलेवेंट बाय द एक्ट आर एडमिसिबल इन द कोर्ट। इस बात का ध्यान रहे। अब कौन से वो फैक्ट्स है जो रेलेवेंट है, वो भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। कौन से वो फैक्ट है भाई मेरे जो कि रेलेवेंट है? कौन से वो फैक्ट है जो कि रेलेवेंट है? कौन से वो फैक्ट है वो रेलेवेंट है? अब जितने भी चीज़ें, जितने भी लिस्ट, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ डेटा इस एक्ट ने बता रखा है कि भैया सुनना, ये जो लिस्ट है ना, ये सारे रेलेवेंट है, ये एडमिसिबल है कोर्ट में, ये आप लेकर आ सकते हो, तो वो सारे लीगल रेलेवेंसी के अंडर आ जाते हैं। लॉजिकल में तो क्या है,
लॉजिकल में आप अपना खुद का ख्याली पुलाव बना रहे हो और उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आपको कह रहे हो कि वो शायद ऐसा हो सकता है, लॉजिकली सोच के आप उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, लॉजिकली कुछ प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। वो हमेशा एडमिसिबल नहीं रहता। एक दो अगर आपका सही लगा जज को तो वो एडमिसिबल है, और अगर जज को सही नहीं लगा तो वो एडमिसिबल नहीं है। लेकिन जो फैक्ट्स लॉ में बता के रखे, हाँ ये फैक्ट हो सकता है, हाँ वो फैक्ट हो, मतलब जो कोर एविडेंस है वो तो आपकी कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, वो तो हाँ ठीक है, वो लीगली रेलेवेंट रहेगा हमेशा। अंडरस्टूड? हाँ जी। तो कोई भी बंदा नौसिखिया आपसे पूछ ले कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ आपको आप ये बता सकते हो कि देखो, लॉजिकल रेलेवेंसी में आप लॉजिकली प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि ये रेलेवेंट है, और लीगल रिलेवेंसी में आप लीगली जो एक्ट में बता रखे हैं वो सारे एविडेंसेस प्रूफ कर रहे हो और रिलेवेंसी दिखा रहे हो कि हाँ ये रिलेवेंट है। अंडरस्टूड? तो ये बाय द लॉ जा रहा है, और ये जो है आपका यू हैव टू लॉजिकली प्रूव इट, यू हैव टू लॉजिकली रिलेट टू इट, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे फैक्ट एंड इशू ऑफ फैक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन देखेंगे फैक्ट एंड इशू का मतलब, the main fact that need to be proven or disproven by the court for the court to reach a decision as per the Indian Evidence Act। फिर से बताओ, fact in issue मतलब the main fact that need to be proven or disproven for the court to reach to a decision। ये क्या है फैक्ट एंड इशू? फैक्ट एंड इशू मतलब बताओ सर अच्छे से। सिंपल मतलब ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट, किसी का मर्डर हो रहा है, पकड़ लो किसी का मर्डर हो रहा है, ठीक है, या फिर हो गया किसी का मर्डर, ऑब्वियसली किसी का मर्डर हो चुका है। अब कोई एक इंसान जिसको तुम पकड़ के लेकर आए हो, वो बंदा जो है आपको प्रूफ करना होगा कि वो इनोसेंट है या नहीं है, ठीक है। द मेन फैक्ट दैट नीड टू बी प्रूवन, तो यही मेन चीज़ जो आपको प्रूफ करना है कि वो इनोसेंट है या फिर नहीं है। या तो आपको प्रूफ करना है या तो आपको डिसप्रूफ करना है कि हाँ दिस इज नॉट, ही इज़ नॉट द मर्डरर, कोई और ही है। फॉर द कोर्ट टू रीच टू, सो दैट कोर्ट एक डिसीजन पे आ पहुँचे। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट है इशू ऑफ फैक्ट। इसका सिंपल डेफिनेशन है स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चंस इन डिस्प्यूट। कुछ स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो डिस्प्यूटेड है, फ्रेम्ड बाय द कोर्ट फॉर रेजोल्यूशन ड्यूरिंग द ट्रायल अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड मतलब इसमें जैसे जैसे कोर्ट का ट्रायल चलता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट वगैरह, बातें वगैरह, ये जो है हम लोग बोलते हैं। गॉट इट? अब वो जो है उनमें से एक दो बात हो सकता है कि पार्टी अग्री करे, और बाकी सारे बात हो सकता है कि पार्टी अग्री ना करे। अगर नहीं कर रहा है दूसरा पार्टी अग्री, तो वो डिस्प्यूटेड बात है। तो कोई भी स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि डिस्प्यूटेड है, फ्रेम्ड बाय द कोर्ट फॉर रेजोल्यूशन ड्यूरिंग द ट्रायल अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। पर्पस देखेंगे, फोकसेस ऑन एसेंशियल एलिमेंट दैट डिटरमाइंस द लीगल राइट एंड लाइबिलिटीज इन द केस, pinpoints the exact factual dispute that needs to be resolved in the course of the trial। Context देखेंगे, used in the context of the Indian Evidence Act, obviously used in the context of the Civil Procedure Code to identify disputed factual matters in a trial। Relation, every fact in issue can lead to a issue of fact, but fact in issue are broader, obviously। fact in issue जो है वो ब्रॉडर है, वो मेन मुद्दा है जिसके हम लोग बात करते हैं। अब उस मुद्दे को प्रूफ एंड डिसप्रूफ करने के लिए हमको बहुत सारे इशू ऑफ फैक्ट अपने को मिल जाता है। अंडरस्टूड? जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे होते, बहुत सारे बातें होते हैं। एवरी फैक्ट इन इशू कैन लीड टू इशू ऑफ फैक्ट, बट फैक्ट इन इशू आर ब्रॉडर। इशू ऑफ फैक्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम फैक्ट इन इशू एंड टेलर टू स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स इन अ पर्टिकुलर केस। Importance, help establish the key fact that influences the case, helps frame the questions that the court needs to answer to resolve the disputed facts। ठीक है, तो इनमें इसका मतलब समझ में, ये मेन वाला मुद्दा जो इसको हम लोग कहते हैं फैक्ट इन इशू, और इशू ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, मतलब
वो सारे मुद्दे जो हम लोग बात करते हैं टू रीच टू दिस फैक्ट इन इशू, ठीक है ना। इसका जो हम लोग प्रूफ करेंगे कि हाँ कौन सही कौन गलत, क्या राइट्स है, क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, किसके, फैक्ट इन इशू, वो मेन जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे थ्रू द इशू ऑफ फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, तब जाके हम लोग फैक्ट इन इशू में पहुँचेंगे। अच्छा, ये हो चुका। सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ना, वो डील करता है विद रेस जस्टे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फैक्ट नॉट इन इशू बट कनेक्टेड टू अ फैक्ट इन इशू, connected to a fact and issue, forming part of the same transaction. These are acts or declarations made spontaneously and immediately during the transaction. Transaction मतलब वो घटना जो घट रहा है. The reason for admitting such evidences is their spontaneous and immediate nature, which makes them reliable. ठीक है, तो कुछ ऐसे जो है टाइम आते हैं ना जहाँ पे स्पॉन्टेनियस एंड इमीडिएट कुछ बातें कहा जाता है, तो उनको एज ए फैक्ट हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तब जाके समझ में आएगा। नंबर 1, कार एक्सीडेंट। इफ अ पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन अ कार एक्सीडेंट एंड इमीडिएटली आफ्टर द कोलिशन दे स्क्रीम माई ब्रेक्स फेल्ड, माई ब्रेक्स फेल्ड, this spontaneous declaration can be admitted as evidence since it was made at the moment of the incident. समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होता है ना कि जब तुम वो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा ट्रांजैक्शन, इमीडिएट ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब ड्यूरिंग वो घटना, जब वो घट रहा है, ड्यूरिंग दैट एक्ट जो आप बातें बोलते हो ना, उसको भी हम लोग इन रिकॉर्ड ले लेते हैं। जो आपके आसपास बातें होते हैं ना, आसपास लोग बातें करते हैं, या फिर आपके पकड़ लो कार में कैमरा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो आपका वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है कि ड्यूरिंग दैट एक्सीडेंट आपने स्क्रीम किया कि मेरा ब्रेक फेल हो चुका है, मैं क्या करूँ, लाइक दैट। अंडरस्टूड? यू डिडंट मीन टू गो एंड हिट समबडी, बट ये मिस्टेकली हुआ है, ये एक्सीडेंट है। अंडरस्टूड? ये प्रूफ करेगा ना, ये प्रूफ करेगा कोर्ट में, ये कोर्ट में जाके प्रूफ करेगा कि हाँ जी आप जो है आपका ब्रेक फेल हुआ था, ना तो आप जो है केयरलेस थे रास्ते पे, ना कि कुछ भी और। अंडरस्टूड? तो आपका निर्दोषी जो है, आप दोषी हो और निर्दोष हो, ये जो है प्रूफ करने में काफ़ी मदद करता है। ये फाइनल एविडेंस नहीं है जिसके बेस पे हम लोग जो है जजमेंट सुनाते हैं, लेकिन फिर भी ये एक प्रकार के एविडेंस हो सकते हैं जो स्पॉन्टेनियस बातें होते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्शंस होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन मतलब ड्यूरिंग वो घटना जो घट रहा है। समझ में आ रहा है? वो भी हम लोग एज एन एविडेंस रजिस्टर कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि रेस जस्ट। अच्छा, ये सेक्शन 6 है ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट और बहुत एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, रॉबरी के दौरान देखो, ड्यूरिंग अ रॉबरी अ बाईस्टैंडर शाउट्स, मतलब पास में जो खड़ा था, ही हैज़ अ गन। This statement made during the course of robbery can be included as evidence because it was made as part of the ongoing event. ठीक है ना, ये भी एज अ एविडेंस जो है ले सकते हैं हम लोग। ये जो स्टेटमेंट आया, अंडरस्टूड, ये जो स्टेटमेंट आया ही हैज़ ए गन, ये क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है कि जो रॉबर्स थे वो आर्म्ड थे, ठीक है ना, उनके पास बंदूकें थी। और ये जो पकड़ लो कोर्ट में, ठीक है, रॉबर्स कह रहे कि नहीं सर हम लोग आर्म्ड नहीं थे, हमने तो सिर्फ विदाउट आर्म्स हम लोग छोटा मोटा चोरी करने आए थे एंड वगैरह वगैरह। तो ये जो स्टेटमेंट आया ना कि ही हैज़ अ गन, कोई आदमी तो शाउट कर रहा होगा ही हैज़ अ गन, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास गन तो होगा। फिर शायद वो कैमरा नहीं था, दिखा नहीं, आप लोग जब भागे कहीं पे गए, वहाँ पे तुमने तुम्हारे जो आर्म्स है वो छुपा दिए, और अब आप क्या कह रहे हो कि अब आप पकड़े गए एंड विदाउट आर्म्स, और आप कह रहे हो कि आपके पास आर्म्स थे ही नहीं उस वक्त। तो ही हैज़ अ गन जो है, ये एक स्टेटमेंट आया जो प्रूफ करता है कि हाँ ड्यूरिंग दैट रॉबरी यू आर आर्म्ड। अंडरस्टूड ना? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रूव होता है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, असल्ट। इफ समवन इज अटैक्ड एंड एट द मोमेंट दे येल जॉन स्टॉप हिटिंग मी, इसका मतलब ये होता है कि वो जो जॉन वाला बंदा है, ये एक प्रकार के एविडेंस हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं ना कि जॉन वाला बंदा है वो ही मेन यहाँ पे। पकड़ लो किसी को तुम अटैक कर रहे थे, असल्ट कर रहे थे, ठीक है, जॉन से मार डालने का, और उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि जॉन स्टॉप हिटिंग मी, और पास वाले नेबर उन्होंने सुना जॉन वाला नाम, ठीक है,
जब तक वो नेबर आए तब तक आपने उसको मार के चले गए आप, ठीक है, उसको मार डाला और आप चले गए, ठीक है, आप एब्सकॉन्डेड हो गए, आप भाग गए। तो कोर्ट में जब एविडेंस मतलब नेबर आके बताएगा नहीं, उन्हें सुना कि जॉन स्टॉप हिटिंग मी, तो ये एक प्रकार का क्या बन जाता है, एविडेंस कि जॉन था उस वक्त वहाँ पे। अंडरस्टूड? तो ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ड्यूरिंग दी एक्ट, ड्यूरिंग दी ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ड्यूरिंग दी ट्रांजैक्शन इन सब चीज़ों को, ऐसे छोटे मोटे एविडेंसेस को हम लोग कहते हैं रेस जस्टे। क्या ये सिंपल है? हाँ जी, ओके। सेक्शन 7 देखेंगे, सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कुछ पोर्शन मैं पढ़ने के लिए दूंगा घर में, रीड करने के लिए, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन लायक नहीं है, बहुत ईजी है, आप घर में आराम से इलस्ट्रेशंस देख के समझ के आराम से जा सकते हो। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इलस्ट्रेशंस, ये एग्जाम्पल्स वगैरह, इसको अच्छे से करके जाओ तो बहुत अच्छा खासा आपको मार्क्स आने वाला है इस चैप्टर में से। मतलब अगर चैप्टर में से क्वेश्चन बना तो, लेकिन बहुत कम बनता है इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाएगा हार्डली। Section 7 of the Indian Evidence Act 1872 refers to fact that provides the occasion, cause, effect or opportunity for the fact in question. देखेंगे आराम से, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो, These facts are relevant as they helped explain the circumstances surrounding the main fact to be proved. ठीक है, मेन फैक्ट टू बी प्रूव्ड, मेन जो घटना घटा, ठीक है, जिससे हम लोग मेन फैक्ट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जॉन ही वो किलर है, उससे रिलेटेड जो आसपास इन्वायरमेंट बना उस एक्ट के दौरान, उस सर्कमस्टेंसेस के दौरान, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। द फैक्ट आर रिलेवेंट, दिस फैक्ट्स आर रिलेवेंट एज दे हेल्प एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द मेन फैक्ट। कि पकड़ लो, ये जॉन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन जॉन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा थिंक करो, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग लगाओ कि जब ये एक्ट हो रहा था, जब जॉन किसी को मार रहा था, ठीक है, जान से, तब वो चिल्लाई कि जॉन स्टॉप हिटिंग मी। क्या ये प्रूफ करता है कि वो उस रूम में और कोई नहीं था, सिर्फ जॉन थे और वही बंदा जो विक्टिम थी वही थी वहाँ पर? बताओ, हल्का फुल्का इन्वायरमेंट मिल रहा है आपको कि हाँ यहाँ पे तो एक ही बंदा है शायद, है ना, यहाँ पे शायद एक ही बंदा था, यहाँ पे शायद एक ही बंदा था, क्योंकि उसने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ जॉन का नाम लिया। तो एक आसपास ये जो, अब ये चीज़ प्रूव नहीं करता कि जॉन ही किलर है, लेकिन ये चीज़ तो प्रूफ करता है कि आसपास कोई था ही नहीं, सिर्फ जॉन ही था। क्योंकि वो चाहे थे तो किसी और को हेल्प के लिए मांग सकती थी, हेल्प के लिए चिल्ला सकते थे कि रॉबर्ट कम हेल्प मी, सैम कम हेल्प मी, ऐसा करके बोल सकती थी, लेकिन था नहीं कोई उसके आसपास, सिर्फ जॉन ही था। तो इसलिए जो है ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि हाँ वहाँ पे शायद कोई नहीं था, सिर्फ एक ही बंदा था, वो है ये जॉन। तो ये चीज़ है कि मेन फैक्ट को प्रूफ करने के लिए जो आसपास वाले फैक्ट्स हैं ना, छोटे मोटे, उन फैक्ट्स को एक इन्वायरमेंट देता है। दिस फैक्ट्स आर रेलेवेंट एज दे हेल्प एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस सराउंडिंग द मेन फैक्ट, कि कौन से वो सर्कमस्टेंसेस हुए होंगे उस वक्त। सिंपल टर्म, ओकेशन और कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स। ओकेशन और कॉज मतलब द रीजन और इवेंट दैट लेड टू द मेन फैक्ट, द रिजल्ट और इम्पैक्ट ऑफ द मेन फैक्ट, द कंडीशंस और सिचुएशंस दैट मेड द मेन फैक्ट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? वो कंडीशंस क्या था, वो सिचुएशन क्या था जो मेन फैक्ट को पॉसिबल बनाता। मेन फैक्ट यहाँ पे क्या है? मेन फैक्ट यहाँ पे ये कि जॉन ने उसका मर्डर किया। अंडरस्टूड? ये डिस्प्यूटेड फैक्ट है, उसी को प्रूव करने के लिए हम लोग ये सारे जो है तामझाम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स, द कंडीशन और सिचुएशन दैट मेड द मेन फैक्ट पॉसिबल। वो कंडीशन हो सकता है, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे वो जॉन पॉसिबली उसको मार सकती है, क्योंकि पकड़ लो उस औरत ने जॉन को, ठीक है, दोपहर में किसी दुकान से समोसा चोरी करते हुए पकड़ लिया, ठीक है, और उसने वीडियो बना ली कि हाँ वो समोसा चोरी कर रहा था जॉन, और वो पुलिस को दिखा देगी। इस डर में जॉन ने आके उसको मर्डर कर दिया। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ। तो एग्जाम्पल देखेंगे, इफ़ समवन इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, द फैक्ट दैट दे वर सीन। अच्छा, ये तो थेफ्ट वाला है, देखो बेटा, इमेजिनरी एग्जाम्पल और आपकी बुक के एग्जाम्पल सेम है। इफ समवन इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, द फैक्ट दैट दे वर सीन लोइटरिंग अराउंड द एरिया just before the theft occurred can be relevant under section 7. Similarly, if the accused was found with stolen goods
दिस फैक्ट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट। जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ये जो कलकत्ता का फेमस केस चल रहा है, इसमें क्या पाया गया कि वो घटना जहाँ पे घटा, ठीक है, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, घटना जहाँ पे घटा उसके आसपास जो अभी कन्विक्टेड बंदा है वो लोइटर कर रहा था, घूम रहा था उसके आसपास। ये सीसीटीवी कैमरा में आया। ये एक प्रूफ देता है कि हाँ वो बंदा था वहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही है चीज़। वो इन्वायरमेंट के थ्रू हम लोग डिसाइड करते कि हाँ आसपास क्या था, आसपास कौन थे, ठीक है। या फिर किसी ने अगर कुछ चोरी कर लिया, ठीक है, आप ही ने वो चोरी किया, कैसे हम लोग मान ले, इफेक्ट, उसमें इफेक्ट से मानते हैं हम लोग। इफेक्ट ये हुआ कि आपके पास वो गुड्स मिला हमको, तब जाके हम लोग देख रहे हैं कि हाँ आप ही ने चोरी किया होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 8। देखो ये सारी चीज़ जो है ना हम लोग क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिटेलली एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैराथन में ये बहुत ज़्यादा डिटेल चले जाएंगे तो एक क्लास का 1 घंटा हो जाएगा, एक चैप्टर का तो 3-4 क्लासेस लगते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाए, एक बेसिक नॉलेज आ जाए। सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? एक्सप्लेन्स द रेलेवेंसी ऑफ मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सबसे पहले मोटिव, द रीजन बिहाइंड एन एक्शन। नेक्स्ट उसका प्रिपरेशन करना, कि आपने वो एक्शन करने से पहले, ठीक है, क्या प्रिपरेशन किया, द स्टेप्स टेकिंग टू प्रिपेयर फॉर द एक्ट। बिहेवियर बिफोर और आफ्टर द एक्ट इन क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर क्या था, क्या तुम डरे हुए थे, वो जब घटना घटा उसके बाद से तुम डरे हुए हो, तो ये क्या है, ये एक आपका बिहेवियरल चेंज, प्रीवियस एंड आफ्टर बिहेवियरल चेंज, ये भी तो एक प्रकार का क्या बनता है बताओ ना, एविडेंस बनता है। दिस फैक्ट्स आर रेलेवेंट इफ दे शो और रिलेट टू अ मोटिव, प्रिपरेशन और एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो ये सारे फैक्ट्स जो है ना, ये सारे फैक्टर्स जो है ना, वो तब तक रेलेवेंट बनेगा जब तक कि ना हाँ अपने को एक आइडिया मिल जाए कि इस मर्डर के पीछे आपका हाथ हो सकता है, आपका कुछ बेनिफिट हो सकता है, तब जाके इस देखो मर्डर के बाद अगर मेरी मम्मी ने अगर सुन लिया कि मेरे नेबर में मर्डर हो चुका है, तो ये वो तो वैसे भी कांपती रहेगी। अब थोड़ी ना उन्होंने किया होगा, वो तो डर के मारे काँप रही है, राइट। तो अगर ऐसा मोटिव मिल जाए कि हाँ उनसे कुछ रिलेशन तो है, उनसे कुछ बेनिफिट तो होगा, तब जाके अलग बात है, तब जाके हम लोग ये सारा चीज़ मानेंगे, है ना। दिस फैक्टर्स आर रेलेवेंट इफ दे शो रिलेट अ मोटिव, प्रिपरेशन और एनी फैक्ट इन इशू ऑफ और रिलेवेंट फैक्ट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इन अ मर्डर केस, मोटिव, एविडेंस शोइंग द अक्यूज्ड हैड अ फाइनेंशियल गेन फ्रॉम द विक्टिम्स दैट, जो मैंने तुमको अभी बताया, विक्टिम मर रहा है, मारा गया, उससे तुमको कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है, तो तुम्हारे ऊपर भी शक जाएगा। प्रिपरेशन, द अक्यूज्ड बाइंग अ वेपन बिफोर द क्राइम, क्राइम होने से पहले ही तुमने एक बहुत धार जो है समुराई स्वॉर्ड खरीदा। कंडक्ट, द अक्यूज्ड फ्लीइंग द सीन आफ्टर द क्राइम, ये क्राइम होने के बाद आप आसपास दिखे ही नहीं, क्यों, आप तो इस समय पे घर पे होते हो नॉर्मली। तो समझ में आ रहा ना ये सारा चीज़। Understood, got it. Explains the relevancy of motive, preparation and previous or subsequent conduct. Next देखेंगे section 9 of the Indian Evidence Act. Fact necessary to explain or introduce relevant fact. क्या बताओ, fact जो necessary है to explain or to introduce relevant facts. देखो, explanation और introduction, supporting or rebutting inference, establishing identity. समझ में आ रहा है। तुम प्रूफ कर रहे हो, तुम्हारे पास एविडेंस है उस बात के अगेंस्ट जो बात चल रहा है, समझ में आ रहा है। किसी बात को ना मान के तुम प्रूफ दिखाना कि मेरे पास प्रूफ है, मैं वो चीज़ नहीं मानता, ना मानना। अच्छा, एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी एंड रिलेशन ऑफ पार्टीज। देखो सबसे पहले फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट, वो कौन से फैक्ट्स है जो नेसेसरी है रेलेवेंट फैक्ट को बताने के लिए कि हाँ ये फैक्ट रेलेवेंट है या नहीं है। नंबर 1, explanation or introduction, fact necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact. फिर supporting और rebutting inferences, fact that support, या तो support कर रहा है या तो rebut कर रहा है, rebut मतलब against हो रहा है, and inference suggested by a fact in issue or relevant fact. इसका मतलब ये कि कोई fact जो है वो suggest कर रहा है कि ये घटना ऐसा हो रहा है, और आपने फैक्ट प्रोड्यूस किया
या तो सपोर्ट करने के लिए इस बात का, या तो इस बात के अपोज करने के लिए। अपोज मतलब ये रिबट करने के लिए। अब रिबट करने के लिए तुम फैक्ट प्रोड्यूस करोगे तो जो फैक्ट चल रहा है, जो बात चल रहा है, उसके अगेंस्ट में तुमको लेकर आना होगा फैक्ट। अंडरस्टूड? रिलेशन ऑफ पार्टीज, फैक्ट शोइंग द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय whom एनी सच फैक्ट was transacted and necessary for that purpose। तो पार्टीज में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अंडरस्टूड? अच्छा, ये सेक्शन 9 कहता है ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट जो है कन्फेशंस एंड एविडेंसेस के बारे में है होमवर्क। ये इसको आपको कर लेना है अच्छे से, बहुत इजी है। कन्फेशन का मीनिंग बताते हैं कि अ स्टेटमेंट बाय द अक्यूज एडमिटिंग गिल्ट इन अ क्रिमिनल केस। एडमिशन मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट इन सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सिंपल चीज़ है। तो कन्फेशन का मतलब क्या होता है कि तुम कन्फेस करना। एडमिशन का मतलब होना है एक्नॉलेजमेंट करना किसी भी फैक्ट का इन अ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। समझ में आ रहा है कि हाँ, मैं मानता हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पियक्कर था या फिर पियक्कर हूँ। ये एक फैक्ट है, ये हम एक्नॉलेज करना। लेकिन मैं ये नहीं मान रहा कि मैंने मर्डर किया है। अगर मान गया तो मैंने कन्फेस कर लिया। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये तुमको एक बार होमवर्क है, इसको कर लेना है। ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एक एक लाइन का है। अंडरस्टूड? बहुत सिली है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे ना, सीधा यहाँ पर आएंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है। रेलेवेंसी ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, कि कब थर्ड पर्सन का ओपिनियन रेलेवेंट रहेगा। आंसर सिंपल है, जब कभी भी तुमको एक्सपर्ट का एडवाइस लेना होता है, इन केसेस ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस, तब जाके थर्ड पार्टी का ओपिनियन लेना है और वो रेलेवेंट रहेगा। ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी व्हेन रेलेवेंट। समझ में आ रहा है? इसको रीड करना है। अच्छा, जैसे कि देखो, फॉरेंसिक साइंस, हैंड राइटिंग एनालिस्ट। तो हैंड राइटिंग को मैच करने के लिए अपने को हैंड राइटिंग वाला एक्सपर्ट को लेकर आना होगा। फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रूफ करना है तो उस वाले एक्सपर्ट को लेकर आना होगा। थर्ड पार्टी का अप्रूवल चाहिए होगा ना, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए होगा। समझ में आ रहा है ना? ब्लड सैंपल लेना है, ब्लड का आपको जो है मैच करना है, खूनी का ब्लड और कपड़े में जो ब्लड लगा है वो। तो कैसे करोगे आप? कोर्ट में बैठ के करोगे क्या? नहीं, आपको थर्ड पार्टी हेल्प लेना होगा। फॉरेंसिक जो है आप एंटिटीज़ का हेल्प लेना होगा आपको। तो यही है थर्ड पार्टी हेल्प। जब भी आपको कोई एक्सपर्ट चाहिए होगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वहाँ पे आप एक्सपर्ट ला सकते हो, वो बन जाता है थर्ड पार्टी एंड वो रेलिवेंट रहेगा। देखो, फैक्ट्स ऑफ विच एविडेंसेस कैन नॉट बी गिवन। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका एविडेंसेस हम लोग दे नहीं सकते। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनका एविडेंस दरकार ही नहीं होता, उनको कहा जाता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। देखो, वो प्रिविलेज नेचर का होता है। पकड़ लो, एविडेंस जज ने पेश किया, मैजिस्ट्रेट ने पेश किया, जज और मैजिस्ट्रेट के पास एविडेंस है। समझ में आ रहा है? एविडेंस तो जज और मैजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट देयर कंडक्ट इन द कोर्ट और इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन देयर जुडिशियल कैपेसिटी। उनको इन्फॉर्मेशन मिला है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास मिला है। अब जो आपका ये कोर्ट में वकील वगैरह है ना, वो जज से क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपको कैसे मिल गया वगैरह वगैरह। जज को मिला है, जज को मिला है, तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो सकता वहाँ पे। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, एक मैरिज टाइम पीरियड में जो कपल मैरिड है उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशंस होते हैं वो भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाउसेस ड्यूरिंग मैरिज आर प्रिविलेज एंड देयर डिस्क्लोजर कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कुछ अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है रिलेटिंग टू स्टेट अफेयर्स कैन ओनली बी डिस्क्लोज्ड। वो तभी डिस्क्लोज हो सकता है अगर कोई ऊपर वाला डिपार्टमेंट, ठीक है, वो परमिशन दे, व्हेन द परमिशन टू द हेड डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो मैजिस्ट्रेट को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला, पुलिस ऑफिसर को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला, रेवेन्यू ऑफिसर को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला, वो प्रोटेक्टेड रहता है। मतलब वो टिप मिलना, टिप, ठीक है ना। आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कह सकते आपको कहाँ से मिला ये इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं कर सकते आप। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड देयर लीगल एडवाइजर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये सारा चीज़ इसको रीड कर लेना है, सेम कंटेक्स्ट में है ये सारा चीज़। डायरेक्ट एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको कर लेना है। स्टॉपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऊपर में।
स्टार्टिंग में ही, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉपल ये एग्जामिनेशन में आता है, इसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। एविडेंस एक्ट हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, 50 मिनट हो चुका है इस वीडियो का, तो हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाएंगे। एविडेंस एक्ट में मैं फिर से आपको बता दूँ, ये नोट्स करके चले जाओगे तो मोर देन इनफ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आप बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशंस को करके जाना है, एग्जाम्पल्स को करके जाना है, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलने वाला है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट समाप्त करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू चैप्टर जिसको कहा जाता है हमारा, बताओ क्या, स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। अच्छा, स्पेशल कोर्ट्स देखेंगे हम लोग, बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर है स्पेशल कोर्ट्स। बनाया क्यों जाता है बताओ। पहली बात तो ये कि मैं चैप्टर कराता नहीं मेरे क्लास में, क्यों नहीं कराता, क्योंकि ये चैप्टर कंपनी लॉ में आता है। कंपनी लॉ में ये पढ़ के रट्टा मार के ख़त्म कर दो, यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, तुमको एडवाइस दूंगा कि ये जो स्पेशल कोर्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये ट्रिब्यूनल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये दो ही चैप्टर है, मतलब स्पेशल कोर्ट वगैरह, स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, मतलब 2 टॉपिक है जो मैं कहता हूँ कि इस JIGL में करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अब तुम कंपनी लॉ से कर लो। जिन्होंने कंपनी लॉ बहुत अच्छे से कर रखा है उनको इसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ओवरव्यू दे दूंगा इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में क्या होता है। मैं इन डेप्थ नहीं जाने वाला इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर कंपनी लॉ वाला चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाऊंगा मैं, टेंशन ना लेना। लेकिन ये सारे चैप्टर्स जो कि आपके कॉमन चैप्टर्स है फ्रॉम आपके कंपनी लॉ, वो सारे चैप्टर्स जो आपको कंपनी लॉ में ही कर लेना है। अच्छा, सिंपल चीज़ बता दे भाई, ये स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स का क्या ज़रूरत है। स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे जो कोर्ट्स है वो काफ़ी नहीं है सारे केसेस को सुनने में एंड उनका जजमेंट देने के लिए, वो काफ़ी नहीं है। अगर मतलब क्या बताओ, दिन में अगर 10 केस भी देखना चालू कर देना तब भी 100 साल लग जाएंगे, इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। तो क्या करें, तो हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट बनाया, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक इश्यूज जो है हम लोग लेकर जा सकते हैं। अच्छा, ट्रिब्यूनल समझ में आ चुका है। ओके, अब सीधा देखेंगे एपीलेट ट्रिब्यूनल से स्टार्ट करेंगे। ट्रिब्यूनल का बस डिफिनेशन सबसे पहले देखेंगे ट्रिब्यूनल, उसके बाद लास्ट में स्पेशल कोर्ट का आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं इसको हम। अच्छा, आप लोगों ने कंपनी लॉ में तो पढ़ा होगा कि ट्रिब्यूनल्स के पावर्स क्या होते हैं, ठीक है। NCLT, NCLAT ये तो पढ़ा ही होगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, तो ये सारे तो आपने पढ़ा ही होगा। पावर्स वगैरह तो पढ़ा ही है, यहाँ पे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेंगे एक बार कि कैसे बनता कैसे है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बाय नोटिफिकेशन स्टैब्लिश एन अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉल्ड द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, NCLAT कहते इसको। दिस ट्रिब्यूनल विल क्या करेगा, कॉम्पोजिशन देखो, चेयरमैन एक बैठेगा, जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स बैठेंगे एज डीम्ड फिट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट एक्सीडिंग 11 मेंबर्स। पर्पस क्या है, टू हियर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल और द नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी। तो ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट आपने अपील किया। कहाँ पे करना है अपील, ये बेटा अपीलेट ट्रिब्यूनल में करना है अपील, NCLAT। तो कंपनीज के जितने भी केसेस जाते हैं ना वो NCLAT में जाता है, सॉरी NCLT में जाता है, और उसके बाद अगर अपील हो रहा है तो NCLAT में जाता है, जिसको कहा जाता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। बेंचेस ऑफ NCLT, नंबर ऑफ बेंचेस स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। प्रिंसिपल बेंच बैठेगा लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, ठीक है, प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल। एस्पेक्ट एंड डिटेल्स देखेंगे। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या होता है वो, प्रोविजो फॉर सिंगल जुडिशियल मेंबर बेंच, ट्रांसफर ऑफ केसेस, बेंचेस फॉर पार्ट 2 ऑफ IBC एंड डिसीजंस ऑन मेजॉरिटी एंड रेफरेंस टू प्रेसिडेंट। ये काम का नहीं है, इसको कट कर दो, आगे बढ़ो। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू पार्टीज एंड पावर ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है, ये हो सकता है। द ट्रिब्यूनल प्रोवाइड्स द नेसेसरी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पार्टीज, डेफिनेटली ऑब्वियसली कॉमन सा चीज़ है, बेसिक सा लॉ है, टू बी हर्ड बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। द ट्रिब्यूनल कैन अमेंड एनी ऑर्डर विद इन 2 years, 2 साल के अंदर अंदर वो अमेंड हो सकता है, रेक्टिफिकेशन कर सकता है ट्रिब्यूनल अपने ही ऑर्डर का, ऑफ इट
of its passage to rectify any mistake apparent from the record unless an appeal had been preferred against the order. Orders to parties. The tribunal sends a copy of every order passed to all the invoked parties. अब ये बताओ कि जो कंपनी लॉ पढ़ के बैठा है बंदा, उसको ये सारा चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगा? ये तो पता ही है, बेसिक चीज़ है, ये तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, क्या अपील हो सकता है? यस, हो सकता है। अपील अंडर सेक्शन 421, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल मे प्रेफर अपील टू द एपिलेट ट्रिब्यूनल. नो अपील शैल लाई टू द एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज. इसका मतलब क्या है? पार्टी ने कंसेंट दिया, सुनो, पार्टीज ने कंसेंट दिया कि हाँ सर, हम कंसेंट देते हैं कि आप ये ऑर्डर पास कर सकते हो. ट्रिब्यूनल ने पार्टीज का बात सुना और बीच में एक ऑर्डर पास कर दिया. अब उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में तुम अपील कर रहे हो. बेटा, तुम्हारा बात सुन के हमने ये ऑर्डर पास किया है और तुम ही इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में तुम बात कर रहे हो, वो नहीं हो सकता. नो अपील शैल लाई टू अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज. पार्टी से पूछ के हमने ऑर्डर दिया था भाई. लिमिटेशन पीरियड क्या है? 45 डेज. अपील मस्ट बी फाइल विद इन 45 डेज. एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग अपील्स, यस. Appellate tribunal may accept appeals up to 45 days beyond the initial 45 period if there are sufficient cause for the delay. ठीक है, 45 डेज का पीरियड होता है अपील करने के लिए और उसके बाद फिर से आपका एक्सटेंशन मिलेगा 45 डेज का. ऑर्डर आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी. द अपीलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग ऑल पार्टीज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मे पास ऑर्डर कन्फर्मिंग, मॉडिफाइंग और सेटिंग असाइड द ओरिजिनल ऑर्डर. सिंपल चीज़ है, ठीक है. दोनों पार्टी का सुनेंगे, सुनने के बाद अगर अपीलेट अथॉरिटी को लगा कि हाँ ठीक है, इसको चेंज करना चाहिए, इसमें कुछ अलग से हम लोग प्रोविजंस बिठाएंगे, ठीक है, थोड़ा चेंज करेंगे, ऑर्डर को मॉडिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तो वो हो सकता है. कॉपीज ऑफ ऑर्डर सारे पार्टीज़ को मिलने वाले सारे कॉपीज. गॉट इट. अच्छा, फास्ट प्रोसीडिंग्स होता है. रीज़न फॉर डिले, एक्सटेंशन पीरियड, expeditious disposal by tribunal, appellate tribunal, fast processing. Every application, petition or appeal should be disposed within 3 months from the date of presenting or filing. ये ट्रिब्यूनल का इसलिए फास्ट फॉरवर्ड होता है ना, क्योंकि जल्द से जल्द केसेस को कंप्लीट करना होता है. रीजन फॉर डिले, इफ नॉट डिस्पोज. अच्छा, जो आप जाओगे ना इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, पिटीशन करना, अपील करना एक्सेट्रा बिफोर एनसीएलटी, होगा कैसे? मैनर एंड लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंटेशन, ये आपको बताना है, ये आपको देखना है. क्या अपील, पिटीशन, एप्लीकेशन, केविएट पिटीशन, ऑब्जेक्शंस एंड काउंटर मस्ट बी इन इंग्लिश ऑब्वियसली. इफ इन अनदर इंडियन लैंग्वेज अ ट्रांसलेटेड इंग्लिश कॉपी मस्ट बी प्रोवाइडेड. इंग्लिश में होना चाहिए नॉर्मली, और अगर दूसरा इंडियन लैंग्वेज में है तो ट्रांसक्रिप्शन उसका ट्रांसलेटेड इंग्लिश कॉपी में होना चाहिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. फिर कॉज टाइटल. द टाइटल मस्ट स्टेट बिफोर द National Company Law Tribunal specify the bench and detail the proceedings or order against which it is preferred. तो टाइटल बताओगे कि क्या मैटर है. फॉर्मेट ऑफ प्लीडिंग divided into numbers paragraph with each paragraph containing a separate fact, allegations और point. ये अलग अलग पैराग्राफ में होगा. आपका जो ड्राफ्टिंग होगा ना वो. मार्किंग द डेट्स. If SACA or other dates are used, corresponding Gregorian calendar dates must also be given. इसका मतलब होता है कि जो रीजनल डेट्स होते हैं, रीजनल कैलेंडर्स होते हैं ना अलग अलग के, तो आपको बेटा जो नॉर्मल हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं उस कैलेंडर का डेट मेंशन करना होगा. क्योंकि बेटा बात ऐसा कि अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग डेट्स एंड कैलेंडर्स होते हैं. इंडियन कल्चर में अलग डेट्स एंड कैलेंडर है जो शायद मैच ना करे विद द इंटरनेशनल वाला. तो उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग अगर इंडियन वाला मेंशन कर रहे हैं तो इंटरनेशनल वाला हमको लिख के दिखाना होगा कि हाँ ये हमारे भाषा में ये वाला डेट है, उन आपके भाषा में इस तारीख को ये चीज़ हुआ है. समझ में आ रहा? मार्किंग द डेट्स. डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ का फुल डिस्क्रिप्शन दोगे, एड्रेस वगैरह, एज वगैरह. नंबरिंग ऑफ पार्टीज़, कितने नंबर ऑफ पार्टीज़ है वो लिखोगे. रिप्रेजेंटेशन बाय लीगल हेयर्स और रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ, वो भी आप बताओगे, ठीक है. फिर रेफरेंस टू रिलेवेंट प्रोविजंस, सारा कुछ आपको प्रोवाइड करना होगा. एवरी प्रोसीडिंग मस्ट स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द कॉज टाइटल द प्रोविजंस ऑफ लॉ अंडर विच इट इज़ प्रिफर्ड. ठीक है ना, कि आप कौन से लॉ के अंदर ये करना चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ आपको मेंशन करके रखना होगा. ओके. एवरी प्रोसीडिंग मस्ट स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द कॉज ऑफ टाइटल द प्रोविजंस ऑफ लॉ. मतलब कि आप जो अप्लाई कर रहे हो हमारे सामने, ठीक है ना, आप जज को बताओगे कि सर
बात ऐसा है कि ये मैटर है और इस लॉ के हिसाब से हम लोग ये चाहते हैं, अंडरस्टूड ना। तो वो लॉ भी आप ही मेंशन करोगे, क्योंकि जज तो एक पर्टिकुलर लॉ नहीं देखता, हजारों लॉ है, वो सब देखता है। तो आप कौन से लॉ के अंदर आए हो वो तो आपको मेंशन करना है ना। अच्छा, बाकी ये रीड करना है एक बार, प्रेजेंटेशन ऑफ अपील, ये प्रेजेंटेशन वगैरह है, ज़्यादा आता नहीं एग्जामिनेशन में ये सारा चीज़, एक बार रीड कर ले, मैंने ड्राफ्ट कर रखा है वैसे भी, ठीक है। फिर है ये, एक बार रीड करें, नंबर ऑफ कॉपीज, वही सेम चीज़ है। वो कौन से ऑफेंसेस है जो स्पेशल कोर्ट्स में ट्रायबल है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, ऑल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 435 excluding section 452 are tribal only by special courts in the area where the company's registered office situated। तो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन अगर है, स्पेशल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अगर उसके अंदर अगर तुम्हारा कंपनी, तो उसमें तुम केस फाइल कर सकते हो, वो हियरिंग हो सकता है, ट्रायबल है। डिटेंशन बाय मैजिस्ट्रेट हो सकता है, हाँ। अक्यूज्ड पर्सन फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट कैन बी डिटेन्ड फॉर अप टू 15 days by a judicial magistrate and up to 7 days by an executive magistrate. If unnecessary, the magistrate must forward the accused to the special court. अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि ये अननेसेसरी है तो स्पेशल कोर्ट को फॉरवर्ड कर दो अक्यूज को। स्पेशल कोर्ट के पावर्स, स्पेशल कोर्ट हैव द सेम पावर्स एज द मैजिस्ट्रेट अंडर द सेक्शन 167 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर केसेस फॉरवर्डेड टू देम। They can take cognizance of offences based on police reports or complaints without the need for committal। देखो, स्पेशल कोर्ट कैन ऑल्सो ट्राई ऑफेंसेस अंडर अदर लॉस। स्पेशल कोर्ट के अंदर अदर लॉस का ऑफेंस अगर लग रहा है कि स्पेशल कोर्ट के जज को लग रहा है कि नहीं, ये दूसरा लॉ का भी प्रोविजन आ जा रहा है, दूसरे लॉ के हिसाब से भी उसने कमिट किया क्राइम, तो वो चार्ज कर सकता है, दूसरे लॉ के अगेंस्ट भी चार्ज हो सकता है। that the accused can be charged during the same trial। ट्रायल चल रहा है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग, कंपनीज एक्ट का चल रहा है, और फिर इसको लगा कि जज को लगा कि यार ये तो सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं, ये तो अलग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी उसने गलती की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का भी प्रोविजन ठोक देंगे। समरी ट्रायल मतलब फटाफट कंप्लीट करो, फटाफट कंप्लीशन ऑफ व्हाट, द ट्रायल्स। Special courts can summary trial offences punishable with imprisonment up to 3 years। ठीक है। Conviction summary trials cannot exceed 1 year of imprisonment। In the case seems unsuitable for the summary trial, the court can order a regular trial। Got it? कोर्ट अगर चाहे, उसको लगे कि भाई ये जो केस है ना ये सूटेबल नहीं है हमारे लिए, तो वो मतलब समरी ट्रायल के लिए, तो वो एक रेगुलर ट्रायल के लिए बोल सकता है कोर्ट। एंड समरी ट्रायल में सीधी बात यह है कि जितने भी केस है जो स्पेशल कोर्ट को लगता है कि इनका समरी ट्रायल हो सकता है, वो कौन से केसेस है, जितनी भी केस है जिनमें 3 साल का पनिशमेंट लगता है ना, वो सारे केसेस जा सकता है फॉर समरी ट्रायल। लेकिन याद रखना, समरी ट्रायल में आपको अगर पनिशमेंट मिलता है जेल वगैरह का, वो सिर्फ 1 ही साल का हो सकता है, कैनॉट एक्सीड 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इस बात का ध्यान रखना। 3 साल वाला केस जो है आ सकता है समरी ट्रायल में, समरी ट्रायल में आके अगर उसको पनिशमेंट मिला तो 1 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोड टू प्रोसीडिंग्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल कोर्ट। जनरल रूल, द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर द स्पेशल कोर्ट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में अगर लिखा है कि ये अप्लाई नहीं होना चाहिए, CRPC का कोई भी रूल फॉलो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसके लिए अलग से सज़ा मैं दूंगा, स्पेशलाइज्ड सज़ा मैं दूंगा, तो तब ठीक है। अगर नहीं मेंशन्ड है ऐसा, तो CRPC के तहत दे सकते हो। स्पेशल कोर्ट डीम्ड एज द फॉर पर्पस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, स्पेशल कोर्ट इज डीम्ड एज अ कोर्ट ऑफ सेशन, अ कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, स्पेशल कोर्ट को हम लोग इस नज़रिया से देख सकते हैं कि इसका जजमेंट उसका जजमेंट एक ही है। प्रोसिक्यूशन, द पर्सन कंडक्टिंग ए प्रोसिक्यूशन बिफोर ए स्पेशल कोर्ट इज डीम्ड टू बी ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यही है स्पेशल कोर्ट का और कुछ नहीं है। हमारा ट्रिब्यूनल का कुछ इतना ही नियम है, बाकी थोड़ा बहुत रीड वगैरह, पावर वगैरह वो आपको कर लेना है घर में बैठ के आराम से। अंडरस्टूड। आई होप कि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा आपके लिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।